हेलो ड्रीमर्स, वेलकम टू प्रेप लैडर। डेली डोज ऑफ करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज है 24 मई 2022। आज के इस लेक्चर में हम 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक है वो है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड टॉपिक में हम राजा राम मोहन राय, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड टॉपिक में एक नई जो टर्म है वो न्यूज में थी, दैट इज लुकआउट सर्कुलर, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक। अभी रिसेंटली जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जिसको हम एनडीबी भी बोलते हैं, ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि एनडीबी ने अनाउंस किया है कि वो अपना जो रीजनल ऑफिस है उसको गिफ्ट सिटी, जो कि गुजरात में है, वहां पर एस्टैब्लिश करेंगे। गिफ्ट सिटी गुजरात में इसको एस्टैब्लिश करेंगे, रीजनल ऑफिस को। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ये जो एनडीबी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी जनरली न्यू डेवलपमेंट बैंक, एआईआईबी, एडीबी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स में पुट करता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एनडीबी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार हम एनडीबी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम एनडीबी की बात करें तो एनडीबी जो है वो एक मल्टीलेटरल बैंक है, राइट। और इसको ऑपरेट कौन करता है? ब्रिक्स कंट्रीज इसको ऑपरेट करती है। ब्रिक्स कंट्रीज में कौन कौन से मेंबर हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। मींस 5 कंट्रीज हैं जो न्यू डेवलपमेंट बैंक को ऑपरेट करती हैं। अगर हम बात करें इसके एस्टैब्लिशमेंट की, तो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो 2014 में एस्टैब्लिश हुआ था, और ये फोर्टलेजा ब्राजील जो है वहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। उस समिट के दौरान जो है एनडीबी की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, और वो 6th ब्रिक्स समिट थी। 6th ब्रिक्स समिट थी। और 5th जो ब्रिक्स समिट थी, जो कि डरबन में थी, साउथ अफ्रीका में, वहां पर मींस इस आइडिया के लिए एग्री किया गया था कि मींस एनडीबी जो बैंक है, मींस इसको एस्टैब्लिश करेंगे। तो अगले साल जो कि 6th ब्रिक्स समिट में इसको एस्टैब्लिश कर लिया गया। तो ये फोर्टलेजा जो है ब्राजील में जो है, यहाँ मींस इस समिट के दौरान इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई एनडीबी की, तो इसको हम फोर्टलेजा डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं। ओके, अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो जो एनडीबी का जो हेडक्वार्टर है वो चाइना में है, संघाई में। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि फोस्टर ग्रेटर फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन अमंग द ब्रिक्स कंट्रीज। इसके साथ साथ जो कि मोबिलाइज द रिसोर्सेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, मींस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो रिसोर्सेज है उनको मोबिलाइज करना। और कहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे? मींस इन ब्रिक्स कंट्री और अदर इमर्जिंग जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर मींस उनको सपोर्ट करना, राइट। अगर हम बात करें एनडीबी की वोटिंग मेथड की, तो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसमें जो वोटिंग राइट्स हैं एनडीबी के, वो डिपेंड करते हैं कि किस कंट्री की कितनी शेयर होल्डिंग है, राइट। अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो करंटली जो ब्रिक्स के जो 5 कंट्रीज हैं उनके पास, हर एक के पास इक्वल शेयर होल्डिंग है, दैट इज 20% ईच। और जो एनडीबी है, एनडीबी की जो मेंबरशिप है, इट इज ओपन टू ऑल द यूएन मेंबर्स। सारे यूएन मेंबर कंट्रीज जो है उनके लिए ओपन है, वो एनडीबी के मेंबर बन सकते हैं। बट उसमें एक क्लोज ये भी है कि जो वोटिंग राइट्स है, ब्रिक्स कंट्रीज जो है वो अपने पास 55% जो वोटिंग राइट्स हैं वो हमेशा रखेगा। दैट मीन्स कि जो 45% जो वोटिंग राइट्स हैं उनको वो डेलीगेट कर सकता है अदर जो मेंबर कंट्रीज होंगे उनके साथ। सो यहाँ एनडीबी में इतना ही, बट एनडीबी के साथ साथ यहाँ हम एक बार एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इन दोनों बैंक्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है वो एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम एनडीबी की बात करें तो यहाँ पर मेंबर्स हैं 5। ओके, एआईबी जो कि है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये जब इसकी फाउंडेशन हुई
तब इसके 57 फाउंडिंग मेंबर्स थे और इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 2016 में हुई थी। ओके, करंट अगर हम मेंबर्स की बात करें तो वो कितनी है, 103। अगर हम हेडक्वार्टर्स की बात करें तो एनडीबी का जो हेडक्वार्टर है वो संघाई में है, जबकि एआईआईबी का हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग में है, बट दोनों हैं चाइना में ही। इसके अलावा जो है जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये यहाँ पर रिवर्स लिखा गया है, ठीक है। मीन्स जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो जनरली मोर कंसंट्रेट करता है ब्रिक्स नेशन में, और जो एआईआईबी है वो ऑपरेट करता है एशिया पैसिफिक रीजन में। इसका आप ध्यान रखना, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक्स है वो ब्रिक्स स्पेसिफिक है, मोस्टली जो है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो ब्रिक्स नेशन में होंगे, और जो एआईआईबी है वो फोकस करता है जो कि एशिया जो रीजन है वो। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज एआईआईबी के बारे में ये है कि जो एआईआईबी के जो मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स, ऐसा नहीं है कि सारे मेंबर्स सिर्फ एशियन रीजन से, एशियन रीजन से बाहर भी उसके मेंबर्स हैं। ओके, सो इस टॉपिक में इतना ही। अब हम डिस्कस करते हैं आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है राजा राम मोहन रॉय के बारे में। राजा राम मोहन रॉय जो है वो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे। तो जनरली यूपीएससी पिछले 2-3 साल का अगर हम ट्रेंड देखें तो प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से जो है क्वेश्चन यूपीएससी हर बार पूछ रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये वाला जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी जो राजा राम मोहन रॉय है ये अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली जो है मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर जो है उन्होंने राजा राम मोहन राय की जो 250वीं जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट किया है। तो अगर हम राजा राम मोहन राय के बारे में डिस्कस करें तो अगर हम इनकी अर्ली लाइफ के बारे में डिस्कस करें तो राजा राम मोहन राय जो है उनका जो जन्म है वो 22 मई 1772, 22 मई 1772 में इनका जन्म हुआ। इनका जो जन्म है वो वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, राइट। उसके बाद जो है 1803 से लेके 1814 तक जो है राजा राम मोहन राय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है पर्सनल दीवान का काम किया था, और 1814 में जो है उन्होंने इस पोस्ट से रिजाइन कर दिया था। और उसके बाद जो है तो 1815 में जो है इन्होंने आत्मीय सभा जो है उसकी फाउंडेशन की, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो राजा राम मोहन राय है वो करीबन 12-13 लैंग्वेजेस जो है वो उनको आती थी, मीन्स जिसमें संस्कृत, पर्शियन, अरेबियन एक्सेट्रा, मीन्स काफ़ी लैंग्वेज जो है उनको आती थी। अगर हम बात करें उनकी फिलोसॉफी की तो वो जो है ही वाज ए मोनोथिस्ट। यहाँ पर मोनोथिस्ट का मतलब ये वो लोग होते हैं जो कि मीन्स एक गॉड में बिलीव करते हैं, वन गॉड। ओके, इसके साथ साथ जो राजा राम मोहन राय है ही वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रैशनलिस्ट आइडियाज, मीन्स जो साइंटिफिक बेसिस वो जनरली जो है वो रैशनलिस्ट जो आइडियाज हैं उनसे मीन्स काफ़ी इन्फ्लुएंस होते थे। अगर यहाँ हम उनके लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो उन्होंने लिटरेचर में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। तो अगर उसकी बात करें तो उन्होंने जो है अपनी जो पहली बुक है वो 1803 में मीन्स पब्लिश की, और उस बुक का जो है वो क्या नाम था, तोहफत उल मोहद्दीन, दैट इज ए गिफ्ट टू मोनोथिज्म, राइट। इसके अलावा जो है उन्होंने गिफ्ट टू मोनोथिस्ट जो है एक और बुक लिखी, वो उन्होंने 1809 में लिखी। इसके अलावा उन्होंने वेदाज और जो 5 उपनिषद हैं उनको बंगाली में ट्रांसलेट किया, ये शो करने के लिए कि जो वेदाज हैं वो भी वन गॉड में बिलीव करते हैं। ओके, कि जो वेदास है वो भी वन गॉड मीन्स एक गॉड की ही बात करते हैं, ये शो करने के लिए उन्होंने मीन्स इनको बंगाली में कन्वर्ट किया। इसके अलावा उन्होंने अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें तो उन्होंने सबसे पहले बंगाली न्यूज़पेपर जो है वो पब्लिश किया। उस बंगाली न्यूज़पेपर का नाम था संवाद कौमुदी,
जो कि उन्होंने किया 1821 में। इसके अलावा उन्होंने बंगाल गैजेट जो है वो भी पब्लिश किया, और जो बंगाल गैजेट है वो उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश किया। ओके, इसके अलावा एक पर्शियन न्यूज़पेपर भी उन्होंने पब्लिश किया जिसका नाम था मिरात उल अकबर। राइट, अगर हम उनके और कंट्रीब्यूशन, अदर कंट्रीब्यूशन की बात करें, उन्होंने जो है सोशल रिफॉर्म्स, उन्होंने काफी सोशल रिफॉर्म्स भी किए, एजुकेशन में भी उनका काफी कंट्रीब्यूशन है। इसके साथ साथ उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की भी काफी डिमांड की थी। तो एक बार एक एक करके हम इनको देख लेते हैं। अगर हम बात करें सोशल रिफॉर्म्स की, तो ही वॉज ए ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। उन्होंने जो है 1815 में आत्मीय सभा जो है उसको फाउंड किया। इसके अलावा 1828 में जो है उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। और जो ये ब्रह्म समाज की जो उन्होंने स्थापना की, ये जो है वो किसके अगेंस्ट था? इट वाज अगेंस्ट आइडोलेट्री, मीन्स मूर्ति पूजा के खिलाफ था ये जो उन्होंने समाज एस्टेब्लिश किया था। इसके अलावा प्रीस्टहुड, रिचुअल्स, इन सब के अगेंस्ट था। उसके बाद जो है ये जो ब्रह्म समाज है ये 1866 में, 1866 में जो है ये दो ब्रांच में जो है डिवाइड हो गया। पहली जो ब्रांच थी उसको बोलते हैं ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, एंड सेकंड वन आदि ब्रह्म समाज। और जो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया जो था उसको लीड किया था केशव चंद्र सेन ने, और जो आदि ब्रह्म समाज था उनको देवेंद्रनाथ टैगोर ने। राइट, इसके अलावा उन्होंने जो है जो उस टाइम पर जो एविल प्रैक्टिसेस थी, जैसे कि पॉलीगैमी थी, चाइल्ड मैरिज थी, देन द रिजिडिटी ऑफ कास्ट सिस्टम और सती, मीन्स इन सब के अगेंस्ट जो है उन्होंने वर्क किया। और उन्हीं की कंट्रीब्यूशन की वजह से, उन्हीं के एफर्ट्स की वजह से जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो अबोलिशन ऑफ सती एक्ट जो है, अबोलिशन ऑफ सती एक्ट 1829, मीन्स अबोलिशन ऑफ सती एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1829 में लेके आई। राइट, इसके अलावा जो है उन्होंने जो वोमेन की जो पोजीशन थी, जो डिग्रेडेड जो पोजीशन थी, उसको भी मीन्स काफी क्रिटिसाइज किया, और वोमेन के इमेंसिपेशन के लिए भी उन्होंने काफी वर्क किया। इसके साथ साथ उन्होंने राइट ऑफ इनहेरिटेंस और राइट टू प्रॉपर्टी फॉर वोमेन, उसकी भी उन्होंने डिमांड की। राइट, अगर हम एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बात करें तो उन्होंने डेविड हैरे की जो है उन्होंने हेल्प की इन एस्टैब्लिशिंग हिंदू कॉलेज। राइट, 1817 में जो है उन्होंने डेविड हैरे के जो एफर्ट्स थे टू एस्टैब्लिश हिंदू कॉलेज, उसमें उन्होंने हेल्प की। इसके साथ साथ उन्होंने एक वेदांता कॉलेज जो है 1825 में एस्टैब्लिश किया। अगर हम टैक्सेशन रिफॉर्म्स की बात करें कि टैक्सेशन रिफॉर्म्स में उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, तो उन्होंने जो है जो ओप्रेसिव प्रैक्टिसेस थी, बंगाली जो जमींदार थे उनको कंडेम किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने जो टैक्सेस हैं, टैक्स फ्री लैंड्स पे, उनके एबोलिशन की भी बात की थी। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में जो है उन्होंने इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज की बात की। मींस वो चाहते थे कि जो सिविल सर्विसेज, जो एलिट जो सर्विसेज है वहां पर जो है इंडियंस भी हों। इसके साथ साथ उन्होंने इक्वलिटी ऑफ इंडियन एंड यूरोपियन की भी डिमांड की। राइट, इसके अलावा जो है उन्होंने डिमांड किया कि जो एग्जीक्यूटिव है उसको जुडिशरी से सेपरेट किया जा सके। सो इन सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से, मीन्स कि वो उन्होंने सोशल जो रिफॉर्म्स में जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, उसकी वजह से उनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। और इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट चीज और हम यही डिस्कस कर लेते हैं कि जो राजा राम मोहन राय को जो ये
राजा का जो टाइटल है, ये राजा का टाइटल उस टाइम के जो मुगल एम्परर हैं, मुगल एम्परर थे अकबर टू, उन्होंने ये टाइटल जो है राजा राम मोहन राय को दिया था, राइट। क्योंकि राजा राम मोहन राय जो है उस टाइम पे मुगल एम्परर के रिप्रेजेंटेटिव बन के ब्रिटेन गए थे टू काउंटर द डिसमिसल ऑफ सती एक्ट। जो सती एक्ट आया था उसके डिसमिसल को काउंटर करने के लिए जो है अकबर टू ने राजा राम मोहन राय को जो है वहां पर भेजा था और वहां पर उन्होंने उनको रिप्रेजेंट किया था। तो उस वजह से जो है अकबर टू ने उनको जो है राजा का टाइटल दिया था। सो इस टॉपिक में इतना ही। अब हम डिस्कस करते हैं आज का हमारा लास्ट टॉपिक, जो कि है लुकआउट सर्कुलर के बारे में। अभी ये जो टर्म है लुकआउट सर्कुलर, अभी इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है कि लुकआउट सर्कुलर जो है इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट। सो आपको ये पता होना काफी जरूरी है कि ये लुकआउट सर्कुलर एक्चुअल में है क्या। अभी रिसेंटली जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जो है एक पेटिशनर की जो एलओसी है उसको क्वेश कर दिया एंड उन्होंने एमएचए को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को ये ऑर्डर भी दिया कि वो एक कॉपी ऑफ दिस एलओसी जो है वो उस पेटिशनर को प्रोवाइड करे और रीजंस भी बताएं कि मतलब उन्होंने जो है ये लुकआउट सर्कुलर जो है इशू क्यों किया। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि एलओसी क्या है, इसको कौन इशू करता है, क्या क्या डिटेल्स हैं और इसकी क्या वैलिडिटी है। अगर हम बात करें लुकआउट सर्कुलर की तो ये जो है ये एक नोटिस है, राइट। और इसको जो है जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो इशू कर सकती हैं, उसके साथ साथ पुलिस भी इसको इशू कर सकती है, इवन बैंक जो है वो भी लुकआउट सर्कुलर जो है उसको इशू कर सकता है। ये एक नोटिस है जो किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट जो है इशू होता है टू प्रिवेंट हिम टू एंटर और लीव द कंट्री। मीन्स किसी भी इंडिविजुअल को कंट्री छोड़ने या कंट्री में आने से प्रिवेंट करने के लिए ये जो है ये नोटिस इशू किया जाता है, राइट। अगर हम बात करें कि इस लुकआउट जो सर्कुलर है इसको इशू कौन करता है, तो जनरली इसको जो है अगर हम स्टेट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसके अलावा और जो डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं, डेप्यूटी सेक्रेटरी अगर हम यूनियन गवर्नमेंट की बात करें तो नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सेक्रेटरी, डीएम एंड एसपी जो है वो लुकआउट सर्कुलर को इशू कर सकते हैं। तो होता क्या है कि ये जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं जैसे कि सीबीआई हो गया, आपका ईडी हो गया, आपका डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस हो गया, ये जितनी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं ये रिक्वेस्ट करती हैं ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन बीओआई को। और जो बीओआई है इट इज द ओनली एग्जीक्यूटिव एजेंसी ऑफ एमएचए। मींस इसको एग्जीक्यूट कौन करता है, एमएचए की एजेंसी है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, वो मींस इसको इशू करती है। और वो जो है वो इशू इसलिए करती है क्योंकि जितने भी इमिग्रेशन पॉइंट्स हैं, जैसे कि इंडिया में 86 इमिग्रेशन चेक पोस्ट है, तो वहां पर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जो है उन्हीं के ऑफिशियल्स वहां पर हैं। तो ये सबसे पहले जो है इनको पता चलता है एलओसी के बारे में, ओके। अगर हम यहाँ बात करें कि क्या क्या डिटेल्स चाहिए फॉर इशूइंग एलओसी, जनरली जो है आपका पासपोर्ट नंबर, आपका नेम, इसके साथ साथ एफआईआर नंबर और एफआईआर की जो डिटेल्स है वो रिक्वायर्ड होती हैं टू इशू दिस लुकआउट सर्कुलर, ओके। और जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है एलओसी को जो है इशू करती है अंडर 2010 गाइडलाइंस। मींस एमएचए की 2010 की गाइडलाइंस है जिसके बेसिस पे ये जो लुकआउट सर्कुलर है ये इशू होता है। बट काफ़ी जैसे आप सभी को पता है कि इकोनॉमिक जो ऑफेंडर्स हैं, मींस जैसे जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, जैसे विजय माल्या हैं, उन्होंने भी कंट्री छोड़ दिया था, मेहुल चोकसी हैं, तो इन लोगों ने मींस
जैसे ही कंट्री को छोड़ा है तो उसकी वजह से जो है एमएचए ने जो 2010 की जो गाइडलाइंस है एमएचए की, उनमें अमेंड किया 2018 में, और इवन बैंक्स को अलाउ किया कि वो भी एलओसी इशू करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब बैंक्स में जो हाई ऑथोरिटीज हैं, हायर जो ऑथोरिटीज हैं, जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए या आपके चेयरमैन हो गए, वो जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं टू इश्यू दिस एलओसी, दैट इज द लुकआउट सर्कुलर। अगर हम उसकी वैलिडिटी की बात करें तो जनरली जो है एलओसी जो है वो 12 महीने के लिए इशू होता है, राइट। इसके अलावा जो है इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, रिपील भी कर सकते हैं, कोर्ट्स जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं, साथ ही साथ मीन्स इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। बट अगर एक्सटेंड भी करना है तो जिन ऑथोरिटीज ने इसको ओरिजिनेट करवाने के लिए रिक्वेस्ट की थी उनको एक फ्रेश रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में, सो वो मतलब उसको एक्सटेंड करेंगे। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है वो क्या है कि जिस भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट जो है लुकआउट जो सर्कुलर है वो इशू किया जाता है, वो उस इंडिविजुअल को पता नहीं होता। उनको पता कब चलता है, जब वो कहीं फॉरेन में जाने के मीन्स अगर वो प्लान कर रहे हैं तो एयरपोर्ट से उनको मीन्स वापस भेज दिया जाता है कि मीन्स यू आर नॉट अलाउड टू ट्रेवल अब्रॉड। तब उनको पता चलता है कि लुकआउट सर्कुलर इज इश्यूड अगेंस्ट देम। ओके, सो आज के लेक्चर को हम यही फिनिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।